अस्सलाम वालेकुम। अदालती इस्लाहात क्या पाकिस्तान में होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? आम तौर पर आप सियासी जमात कोई भी हो किसी से पूछें तो वो ये चाहेगा, दिल से चाहेगा और बड़ा खुलूस नीयत से ये चाहेगा कि पाकिस्तान में अदालती निज़ाम की ऐसी इस्लाहात की जाएँ जिससे फ़ैसलों का जल्द करना मुमकिन हो सके। अदालती इंसाफ़ ऐसा हो जो इंसाफ़ वाक़ई लोग जिसके ऊपर यकीन कर रहे हों और ट्रांसपेरेंट पूरा प्रोसेस हो। लेकिन मौजूदा सूरत हाल कुछ ऐसी है, सियासी तनाव कुछ ऐसा है कि जब अदालती इस्लाहात की बात की गई, आइनी अदालत की बात की गई, तो उसके ऊपर शकूक ज़्यादा पैदा हुए, लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात ज़्यादा सामने आए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की अगर पावर्स ख़त्म हो रही हों या फंडामेंटल राइट्स को अमेंड करने की या उनको कमी लाने की कोशिश की जा रही हो, और ख़ास तौर पर आइनी अदालत का तस्वर एक ऐसे मौके पर आ रहा हो जब एक कंट्रोवर्सी एक बड़ी सियासी जमात की एक तनाज़े के तौर पर हमारे सामने मौजूद है, तो उसके ऊपर तनाज़ात का ज़्यादा होना और उसके ऊपर लोगों के दिलों में खदशात पैदा होना यकीनी अमर है। लेकिन एक चीज़ एक हुई है पिछले 4-5 रोज़ के अंदर, वो सियासी एतबार से एक बड़ी डेवलपमेंट लगती है। पहले इस सारे मामले के अंदर कोशां थी नून लीग। शहबाज शरीफ साहब मीटिंग्स कर रहे थे, गो ज़रदारी साहब ने भी एक मौलाना फजल रहमान साहब से मुलाकात की। लेकिन पिछले 3-4 रोज़ से बिलावल जिस रफ्तार के साथ कोशिश कर रहे हैं राय आमा हमवार करने के लिए, तो लगता यह है कि शहबाज शरीफ साहब और बिलावल भुट्टो शायद मुकाबले में है कि पहले ज़्यादा कौन लोगों को और सियासी जमातों को रायामा हमवार करने के लिए, अपने साथ मिलाने के लिए या अपना नुक्ता नज़र उनको कन्विंस करने के लिए कायल कर सकता है। तो बिलावल भुट्टो की जो तकारीर है, जो इंटरेक्शन है, वो एटलीस्ट मुझे लगता है कि इन कंपटीशन विद प्राइम मिनिस्टर राइट नाउ चल रहा है। और ये सियासी एतबार से ये डेवलपमेंट अहम हो सकती है, क्योंकि आइंदा आने वाले दिनों में जब कोलिशन गवर्नमेंट हो तो आप किसी तरफ भी हवा का रुख बदलता हुआ देख सकते हैं। शहबाज शरीफ ने आज तो खैर उनका जो इवेंट चल रहे हैं पाकिस्तान से बाहर हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो बिलावल भुट्टो की तकारीर हैं उसको देखते हुए आप ये राय बड़ी आसानी के साथ कायम कर सकते हैं। आज भी उन्होंने जब वकला से इंटरेक्शन किया तो उसके अंदर बड़े खुले अंदाज में उन्होंने कहा कि हम आइनी अदालत बना के रहेंगे। तो ये कन्विक्शन जो थी, ये आने वाले दिन तय करेंगे कि क्या इतनी पॉलिटिकल सपोर्ट वो हासिल कर पाते हैं या नहीं है, क्योंकि कोलिशन गवर्नमेंट के पास वो नंबर्स नहीं है, मतलूबा तादाद उनके पास नहीं है, जब तक कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोग पार्टी लाइन की खिलाफ वर्जी करते हुए उनका साथ ना दे दें। तो आज प्रोग्राम में जो हमारे साथ शुरका हैं उनसे इसी करेंगे। हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में रियासत अली आज़ाद साहब, सदर हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के। सलमान अकरम राजा साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हमें ज्वाइन करेंगे, और राना सनाउल्लाह खान सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के और वफाकी वज़ीर भी हैं। राना साहब आपको खुश आमदीद, आप ही से प्रोग्राम का आगाज़ करूँगा। पहले तो ये बता दें कि बिलावल भुट्टो बहुत एक्टिव हो गए हैं, इसकी कोई ख़ास सियासी वजूहात आपकी नज़र में है? नहीं, देखें, इसमें मेरा नहीं ख्याल कि कोई बहुत ज़्यादा एक्टिव वाली बात है, क्योंकि इस वक्त जो हमारी बार्स हैं या हमारी जो वकला कम्युनिटी है, वो इस बारे में काफ़ी वहाँ पे गुफ्तगू हो रही है, इज़हार राय, इज़हार ख़्याल हो रहा है, और सभी पॉलिटिकल लीडर्स या पार्टी जो हैं वो उस तरफ जो है वो रजू कर रही हैं वहाँ पे अपना नुक्ता नज़र पहुँचाने या समझाने के लिए, या अपनी सपोर्ट जो है वो गैदर करने के लिए। तो इस ख्याल से मेरा ख्याल है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब आज कराची बार ग़ालिबन तशरीफ़ लेके गए हुए थे, इससे पहले वो एक दिन इस्लामाबाद भी गए हैं। इसी तरह से गवर्नमेंट की तरफ से वज़ीर सर कुछ ऐसा तो नहीं है कि शहबाज शरीफ साहब के साथ उनका मुकाबला चल रहा हो कि कौन ज़्यादा पहले हमायत हासिल कर पाता है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि कोई इस किस्म का मुकाबला वो मियाँ शहबाज शरीफ उनके साथ कर रहे हैं। तो लॉ मिनिस्टर भी इस्लामाबाद, उन्होंने भी वकला कम्युनिटी से इंटरेक्शन किया था। तो ये जो बात है कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट वाली, ये तो 2006 में जो मुआहदा हुआ था चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के नाम से जिसे जाना जाता है, तो उसमें ये बात तय हो गई थी। और ये बात अगर अब फोकस पे आ गई है तो बहुत अच्छा हुआ, ये पहले आनी चाहिए थी। सर लेकिन 18वीं तरमीम में आपने इसकी हिमायत नहीं की थी, जज साहबान हैं, नून लीग ने खुद इसकी 18वीं तरमीम के मौके पर इसकी हिमायत नहीं थी की। नहीं, 18वीं तरमीम के मौके के ऊपर इस बात की हमायत या मुखालफत का इशू नहीं था। उस वक्त ये था कि अदलिया या सुप्रीम कोर्ट उस बारे में
जो सोच रही थी कि जी हमें इंडक्शन का या एलिवेशन का इख्तियार जो है वो दिया जाए, तो वहाँ पे इशू उस वक्त ये था कि क्या जुडिशरी के साथ जो है वो पार्लियामेंट जो है वो एक तनाज़ा या एक जो है वो उस वक्त जो सूरत हाल थी उसको जारी रखे या उसको डिफ्यूज़ किया जाए। तो उस वक्त PMLN का ये व्यू था कि इसको डिफ्यूज़ किया जाए, और PMLN को भी उस वक्त शायद ये एहसास नहीं था कि जुडिशरी जो इख्तियारात ले रही है इंडक्शन के या एलिवेशन के इन हायर जुडिशरी, उसके इतने बुरे रिजल्ट्स निकलेंगे। अपने ही चैम्बर के लोग, अपने ही रिश्तेदार, अपने ही अजीज़, या आप देखें तो सही ज़रा इस वक्त जो है वो सूरत हाल की है, जो सारा माहौल पिछले 1-1.5 साल से अब सारा सबके सामने है, ये कोई ऐसे ही नहीं पैदा हुआ। ये आप देखें कि उनकी आपस राना साहब, उस वक्त में ये जो तो है नहीं वो था कि इफ्तिखार चौधरी साहब क्या की आपसे बहुत मोहब्बत थी और पीपल्स पार्टी को रगड़ा मिल रहा था, तो आप लोग इस पे खुश होंगे कि ठीक है अभी ज़रूरत नहीं है आईनी अदालत की, इफ्तिखार चौधरी हमारे साथ हैं। उस वक्त ये सोच तो कारफरमा नहीं थी। देखें अब तो वो हालत वो है ना कि अपना तंग आमद बजंग आमद वाली, वरना हमेशा पार्लियामेंट ने, पॉलिटिशियंस ने, पॉलिटिकल पार्टीज़ ने हमेशा इस बात की कोशिश की है कि जुडिशरी के साथ जो है वो कोई महाजराई या कोई जो है वो तनाज़ा जो है वो पैदा ना किया जाए, बल्कि हमेशा जो है वो स्टेप बैक ही जो है वो रहे हैं। तो लेकिन अब सूरत अच्छा, मैं इस इशू पे सलमान अकरम राजा साहब को भी शामिल कर लूँ। वोट भी सलमान अकरम राजा साहब, क्या पाकिस्तान में आईनी अदालत करेंगे? हाँ, क्या पाकिस्तान में आईनी अदालत बननी चाहिए या नहीं बननी चाहिए? देखिए, नहीं बननी चाहिए, और इस वक्त तो बिल्कुल नहीं बननी चाहिए। आईनी अदालत के हक़ में ख़िलाफ़ जो भी दलाइल हों, मैं समझता हूँ इस वक्त जो आईनी अदालत का क़याम है वो सरासर बदनीयती की बुनियाद पर है। मकसद सिर्फ ये है कि वज़ीर आज़म साहब एक नई अदालत के चीफ़ जस्टिस को मुकर्रर करें, जो मुसवदा हमारे सामने आया है, और वो चीफ़ जस्टिस फिर अपनी मर्ज़ी के 4, 5, 6 जितने भी जज हैं वो मुकर्रर करें। तो बिल्कुल ये एक किचन आप अदालत इसको कह लें, वो बनाने का इस वक्त मंसूबा है, जिसके ज़रिए सुप्रीम कोर्ट को नीचा दिखाया जाए और उस अदालत के पास भेजे जाएं तमाम आईनी नौयत के मुकदमात, किस पार्टी को बैन करना है, किसको फ़ौजी अदालत के ज़रिए सज़ा दिलवानी है, ये सब कुछ हाथ से चुने हुए जो ये 4-6 जज होंगे उनके ज़रिए हासिल किया जाए। ये पाकिस्तान की तारीख़ का एक तारीख तरीन लम्हा है जिससे हम गुज़र रहे हैं, और बिल्कुल बदनीयती की बुनियाद पर आईनी तरमीम वो पार्लिमान करना चाह रही है जिसके पास ना इस्तेकाक है, ना 8 फरवरी के इलेक्शन के हवाले से कोई शफाफियत है। आप मैं हम जानते हैं क्या हुआ, और उसके बावजूद नंबर पूरे नहीं हो रहे, तो धौंस से, लालच से, खौफ से नंबर पूरे किए जा रहे हैं। ये एक मजाक है जो पूरी कौम के सामने खेला जा रहा है। इस वक्त कोई आईनी तरमीम नहीं। अच्छा राजा साहब, लेकिन अभी एक पोजीशन जो इलेक्शन कमीशन ने इख्तियार की हुई है, आपके जो मेंबर्स अभी तक नोटिफाई नहीं हुए, तो इस वक्त हुकूमत के पास एक मौका है कि वो नोटिफाई नहीं हुए हैं तो उनसे वोट डलवा लें। बाद में तो 63 वाला मामला आ जाएगा, लेकिन अभी तो शायद उनके ऊपर वो लागू नहीं होगा। नहीं, देखें, वो तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया ना, जो अब जजमेंट आई है, डिटेल्ड जजमेंट, कल उसने बात खत्म कर दी है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने तो नोटिफाई नहीं किया, कबूल कर लिया है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उससे सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, वो तो एक मिनिस्ट्रियल एक खाते की बात है ना, उनके नोटिफाई करने से वो नहीं बनेंगे मेंबर PTI के, वो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की बुनियाद पर बनेंगे। तो वो बन चुके। देखिए, हुक्म उदूली करनी है या आइन उदूली करनी है तो हो रहा है। 90 दिन तो मतन था ना, वो किसी कोर्ट की तो इंटरप्रिटेशन नहीं थी, तशरीह नहीं थी। आपने आइन के वाज़े मतन को नहीं माना कि 90 दिन में इलेक्शन कराने हैं, फिर ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने नया आइन लिख दिया। ऐसा हरगिज़ नहीं है। ना सुप्रीम कोर्ट में किसी ख़ानदानी या चैम्बर की वजह से कोई गिरोहबंदी है। अगर कोई है नुक्ता नज़र में इख्तलाफ, तो उसूली है, बिल्कुल ऐसा ही है, और ये दुनिया के हर सुप्रीम कोर्ट में होता है। मंसूर अली शाह साहब कल तक कहाँ खड़े थे? वो बंदयाल साहब के खिलाफ जो ग्रुप समझा जाता था, उसके लीडर समझे जाते थे फ़ायज़ ईसा साहब के साथ। आज हालात बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। इसलिए ये ऐसा नहीं है कि आप किसी के ख़ानदान की वजह से या चैम्बर की वजह से एक तरफ खड़े हैं। ये बिल्कुल ही एक गलत तज्जिया है सूरत हाल का। ये एक उसूली मौक़िफ़ है। हर उसूल की नफ़ी हो रही है। 8 फरवरी से पहले भी हुई,
जब हमें इलेक्शन नहीं लड़ने दिया गया, सही तरीके से बल्ला छीना गया, हम पे जलगार हुई, हमें आज़ाद करार दिया गया, उसके बाद भी जो हालात हो रहे हैं, जिस तरह इलेक्शन ट्राइब्यूनलों को काम नहीं करने दिया जा रहा, बार बार कानून बदला जाता है। हाजिर सर्विस हाई कोर्ट की जज की बजाय अब कह रहे हैं रिटायर्ड जज जो तनख्वाहदार होंगे इलेक्शन कमीशन के, वो फैसले करेंगे कि कहाँ धांधली हुई कहाँ नहीं हुई। 5, 6, 7 साल तो वैसे ही गुजारेंगे तनख्वाह लेते लेते। तो पूरा निज़ाम इस वक्त जो है वो जुता हुआ है कि जो फ्रॉड हुआ, जो बेईमानी हुई, वो वाजे ना होने पाए। और इस असना में हम धौंस से एक आइनी तरमीम करा लें जिसके ज़रिए एक सियासी जमात को हम कलअदम करार दें, उसके लीडर को फ़ौजी अदालतों से सज़ा दिलवाएं। तो ये एक भयानक स्या मंसूबा है। इसकी मुखालफत करना मैं समझता हूँ हर पाकिस्तानी का इस वक्त फ़र्ज़ है। आइनी अदालत होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, ये किसी और दिन की बहस है, आज की नहीं है। राजा साहब, क्या पीटीआई ने इस मामले में गौर खौज किया है कि सियासी जमातों से बशमूल नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इनसे इंगेज किया जाए? क्योंकि बहरहाल हुकूमत वो है, तो हुकूमत को इंगेज करेंगे तो रास्ता निकलेगा। क्या इसके ऊपर पीटीआई का कोई फैसला है कि इंगेज करना है इन रिफॉर्म्स के ऊपर या नहीं करना? देखिए, हर रोज कमेटी में बैठे हुए, ये बड़ी अजीब सी एक चूरन है जो बेची जाती है कि पीटीआई एंगेज नहीं करती। एक कमेटी बनी हुई है इसके ऊपर, हमारे बैरिस्टर गौहर हुए, दीगर लोग हुए, उमर यूब साहब हुए, शिबली फराज साहब हुए, सारा दिन गुफ्तगू करते हैं। कभी स्पीकर के चैम्बर में होती है, कभी कमेटी रूम में होती है, कभी पार्लियामेंट में होती है, कॉरिडोर्स में होती है। ये बिल्कुल ऐसा नहीं है कि गुफ्तगू नहीं हो रही। हम हर एक से कह रहे हैं कि खुदारा होश के नाखुन लो, पाकिस्तान के आइन का खिलवाड़ मत बनाओ। एक आज का सियासी हदफ जो है वो हासिल करने के लिए हमेशा के लिए अपनी नस्लों को यह पैगाम मत दो कि पाकिस्तान में आइन और कानून एक खेल है, एक खिलवाड़ है। तो ये तो गुफ्तगू रोज़मर्रा की है, रोज़ाना हो रही है। अच्छा सर, रियासत अली आज़ाद साहब हमारे साथ हैं। बार्स का रोल बड़ा क्लीदी है जी। क्या रायामा बार्स की तरफ से क्या राय आती है, बार्स क्या कहती हैं ओवरऑल? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नदीम भाई, मेरे साथ रेहान अजीज़ मलिक साहब जो सदर सिंध हाई कोर्ट बार हैं। उनके नाम छोड़िए, वैसे बताइए क्या कहती हैं बार्स? बार का देखें, जैसे सिंध हाई कोर्ट के प्रेसिडेंट का मैंने नाम लिया, लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का उनका नाम मैंने लिया, बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन। हमारा मौक़िफ़ हम एक पेज पे, हम इस सारी जो प्रपोज्ड अमेंडमेंट है जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को आउटसोर्स किया जा रहा है, आउटसोर्स किया जा रहा है। अगर आप ऐसी ये एक्सप्रेशन बड़ा सख्त है आपका कि आउटसोर्स किया जा रहा है, क्योंकि आईनी अदालत भी कॉन्स्टिट्यूशन के नीचे बनाने की कोशिश है। कॉन्स्टिट्यूशन से मुआवजा नहीं होगा, रिडंडेंट हो जाएगी। आप जब आर्टिकल 189 को भी अमेंड कर देंगे, 184(3) को भी आप अमेंड कर देंगे, उसकी जजमेंट भी बाइंडिंग नहीं होगी। 199 को भी किया जा रहा है, 199 को भी किया जा रहा है। ठीक है, आर्टिकल 9 जो है 9 में तो एक इजाफी है, लेकिन 8 वाले इख्तियारात कमी हो रही थी फंडामेंटल राइट्स में। सिक्योरिटी ऑफ पर्सन एंड लिबर्टी ऑफ अ पर्सन, यानी लाइफ एंड लिबर्टी ऑफ अ पर्सन, उसको भी आप करें। आर्टिकल 8 को भी आप अमेंड करें, इंसानी हकूक, यानी आप पूरा जुडिशल स्ट्रक्चर चेंज कर रहे हैं। और आप एक कोर्ट ऐसी बनाने जा रहे हैं जिसको मैं ये समझता हूं, चूंकि मैं ये उसको कहूंगा कि वो सियासी कोर्ट बनने के लिए जा रही। सियासी कोर्ट मैं बता रहा हूं उसकी वजह क्या है कि उसकी आप कहते हैं कि जो आईनी अदालत है वो एक पॉलिटिकल कोर्ट है। मैं इसलिए कि उसकी जो अपॉइंटमेंट का तरीकेकार है वो प्राइम मिनिस्टर विद कंसल्टेशन प्रेसिडेंट करेंगे। ये तजर्बा हमने जजेस की तैनाती में पहले कर लिया हुआ है, जिसमें चीफ जस्टिस विद कंसल्टेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर वो जजेस लगाए जाते थे। तो उसके बाद ये जुडिशल कमीशन वाला तरीका अपनाया गया। वो तरीका फेल हो गया था पहले वाला भी, जो प्राइम मिनिस्टर की हालांकि जो चीफ जस्टिस की कंसल्टेशन होती थी वो बाइंडिंग होती थी, इवन देन वो तजर्बा हमारा फेल हुआ। तो आज जब आप एक सियासी तैनाती करेंगे तो उस कोर्ट के ऊपर क्या ट्रस्ट होगा? और मुझे उससे भी आगे, अगर ये आईनी अदालत बन जाती है तो सुप्रीम कोर्ट की क्या हैसियत होगी? वो एक सबॉर्डिनेट कोर्ट होगी, वो एक जस्ट दीवानी कोर्ट होगी। उसके पास तो कोई ना उसकी जजमेंट बाइंडिंग होगी बाकी इंस्टीट्यूशन पे, ना सुप्रीम कोर्ट के पास 184 के अख्तियार होंगे। तो सुप्रीम कोर्ट वही केसेस सुनेगी, प्रॉपर्टी के सुनेगी, कोई मर्डर केस आ गया है, कोई 190 का अख्तियार जो है वो भी चला जाएगा, आईनी अदालत 184 भी चला जाएगा। 199 इस्लामाबाद हाई कोर्ट या दीगर जो हाई कोर्ट से उनके पास है रिट जुरिस्डिक्शन। उसमें भी आपने कदगन लगा दिए कि अगर आप सिक्योरिटी का इशू कहेंगे कि ये रिलेटिंग टू सिक्योरिटी है तो उसके ऊपर रेट भी लाए नहीं करेगी। तो यानी आप जिसको मर्जी सिक्योरिटी के नाम पे फिर उठा रहे, जिसको मर्जी आप महबूस कर ले, वो इख्तियार भी वफाकी आईनी अदालत के पास चले जाए। मैं उस पर यह कहना चाह रहा हूं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जिसको कहा जा रहा है, क्या पाकिस्तान के अंदर
जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से अगर आप जुडिशियल रिफॉर्म की बात करते हैं 7 से 8 लाख केसेस पेंडिंग है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 16,500 केसेस पेंडिंग है। आप वहां तो रिफॉर्म नहीं ला रहे, आप एक नई कोर्ट बना रहे हैं। कितने केसेस है टोटल? 187 जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर, उसके लिए आप एक नई कोर्ट बना रहे हैं। टोटल तादाद उन केसेस की 187 है। 187 उसके लिए आप तो जो 7 लाख 8 लाख केसेस नीचे, उस पे आपने जुडिशियल रिफॉर्म राना सावला साहब, आपको इस क्वेश्चन को एड्रेस करना चाहिए। एक तो बुनियादी हकूक वाला मामला काफ़ी थॉर्नी है। हमने कामरान मुर्तज़ा साहब JUI से, उन्होंने कहा कि हमारे सामने जब ये आया कि आर्टिकल 8 को छेड़ रहे हैं, 199 रिट जुरिस्डिक्शन को छेड़ रहे हैं, तो हमने तो हाथ खड़े कर दिए कि हम नहीं आपका साथ दे रहे। नहीं, ये ऐसे ही कहानियाँ हैं अपने, यानी आर्गूमेंट को वेठी वर्दी करने के लिए, ऐसे जी ये हो जाएगा वो हो जाएगा। कोई ऐसी बात नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो है वो बिल्कुल बनेगी, हर कीमत पे बनेगी। ये पॉलिटिकल रिजॉल्व है, ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की डिमांड है। और कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो है उसमें वही लोग होंगे जो सुप्रीम कोर्ट में बैठे हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट में बैठे हैं और वो जो है वहाँ पे इंसाफ कर सकते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में क्यों नहीं कर सकते? अगर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का सरबराह जो है वो किस जज को वफाकी आईनी अदालत में ले बना दिया जाए तो फिर ये राजी हो जाएंगे। जी, आप वफाकी आईनी अदालत में किस जज को ले जाना चाहते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान? देख, मेरा ख्याल है कि अगर सैयद मंसूर अली शाह साहब को ले जाएं तो ये राज़ी हो जाएंगे। यानी ऐसे ही खाम-खा, यानी आप किस पे राज़ी होंगे? पर्सन बेस्ड इनके एतराज़ात हैं। देखें, जो राना साहब आपकी ख्वाहिश क्या दिया गया है, आप किसको ले जाना चाहते हैं वफाकी आईनी अदालत में? जी सुन लेना ना, हम किसी को ले जाना चाहते हैं ना किसी के कहने पे लेके जाएंगे। जो सीनियर मोस्ट जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस होंगे, उनमें से कोई एक आदमी, अब आप मुझे बताएं कि जो आदमी जो है वो सुप्रीम कोर्ट की स्ट्रेंथ पे नंबर 1 पे है, नंबर 2 पे है, नंबर 3 पे है, तो क्या वो उन लोगों की इंटेग्रिटी, उन लोगों की का जो है वो इंसाफ करने का जो अपना उनकी जो वर्थ है, उसके ऊपर किसी को शक हो सकता है? सारे जज काबिल एहतराम है। अगर आप 26 अक्टूबर से पहले करें उसको तो पकड़ के सुप्रीम कोर्ट में बैठा दिया जाता है। सर, सारे काबिल एहतराम है। 26 अक्टूबर से पहले अगर आपने पैकेज लाए तो फिर काजी फैज ईसा सीनियर मोस्ट होंगे। चले अगर काजी फैज ईसा से इनको इतना ख़तरा है तो चले सैयद मंसूर अली शाह साहब दूसरे नंबर पे हैं, मुनीब अख्तर साहब जो हैं वो तीसरे नंबर पे हैं। हौसला रखें। ये किसने कहा है कि जी नंबर 1 को लगाएंगे, नंबर 2 को लगाएंगे, नंबर 3 को लगाएंगे? देखें, ये सिर्फ बहस बराए बहस है और खामखा एक अच्छे अमल को, जिस अमल के ऊपर तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस जो है वो मुत्तफिक हैं, JUI के लोग भी मुत्तफिक है। बाकी ठीक है, ये जो होती है ना छोटी मोटी कि जी JUI से कौन मुत्तफिक है सर? करे मौलाना फजलुर रहमान तो इसको स्ट्रांगली अपोज कर रहे हैं जी। JUI से 100% मौलाना फजलुर रहमान तो इसकी मुखालफत कर रहे हैं। 100% वो जी 100% वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के ऊपर जो है वो मुत्तफिक है। बाकी रही कि सर वो मुखालफत कर रहे हैं पब्लिकली जज जी, नहीं, पब्लिकली वो मुखालफत नहीं कर रहे, वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाने के हक़ में हैं। बाकी जो जुज़वियात हैं कि जी उम्र क्या होनी चाहिए, तरीक़ाकार क्या होना चाहिए, ये चीज़ें जो हैं, ये चीज़ें बैठ के उनमें बेहतरी लाई जा सकती है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो बुनियादी तौर पे कॉन्सेप्ट है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स के लिए जो है वो एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट होनी चाहिए, ताकि वो इन चीज़ों को जो है वो, यानी 365 में से 2 जो है वो कोई तकरीबन 150 दिन तो वैसे ही हमारी आला अदलिया जो है वो छुट्टी पे रहती है। बाकी दिनों में से जो है वो 145 दिन वो कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन सुनते हैं, 5 दिन जो है वो बाकी केसों के लिए बचते हैं। तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट हो 3 या 5 लोगों की, वो ठीक है। इस्लाहात कम्प्रिहेंसिव वो करनी चाहिए सर, इस्लाहात वो आपको करनी चाहिए जिससे बहुत सारे केसेस लगना शुरू हो जाएं। इस पे दो राय नहीं है। अब जजों की छुट्टी कर सकते हैं, लाहौर हाई कोर्ट की खाली असामियाँ पुर कर सकते हैं, बाकी अदालतों की खाली असामियाँ पूरी कर सकते हैं, केस के ऊपर टाइमलाइन सेट कर सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं। वफाकी आईनी अदालत के अलावा भी 100 तरीके मौजूद हैं। लेकिन 199 की जुरिस्डिक्शन को आप छेड़ें या आर्टिकल 8 को आप छेड़ें तो फिर मसाइल है सर।
नहीं नहीं, ये सारी चीज़ें जो हैं ये ज़ेर तजवीज़ हैं, और जब ये चीज़ें फ़ाइनल होंगी तो इंशाअल्लाह ताला ये जो ख़दशात या अबहाम जो है वो पैदा करने की कोशिश की जा रही है, सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। राजा साहब, जो एक इशू है मेरे ख्याल में, इसके ऊपर जब तक पार्लियामेंट्री कमेटी या पार्लियामान के अंदर बहस ना की जाए और रात 12 बजे कोशिश की जाए, मोहर लग जाए, तो तब तक शकूक बरकरार रहेंगे। इसके ऊपर ओपन डिबेट होनी चाहिए। सियासी जमातें अपना अपना नुक्ता नज़र रखें हर स्टेप के ऊपर, हर रिफॉर्म के ऊपर। आर्टिकल 8 को छेड़ना है या नहीं छेड़ना, आईनी अदालत बननी है नहीं, पार्टियां इन ब्लैक एंड वाइट अपना नुक्ता नज़र रखें, फिर बात आगे चलनी चाहिए। राजा साहब, देखिए, ये तो आम हालात में होते हैं ना, जब नीयत कुछ और हो। मैं अर्ज़ कर रहा हूँ यहाँ नीयत बिल्कुल ये है कि अपनी इलेक्शन की जो हार है उसको किसी तरह छुपाना है, जो बरतर पार्टी है उसको ख़त्म करना है, जो बड़ा लीडर है उसको जेल में डालना है। ये तमाम अमल जो है बदनीयती की बुनियाद पर हो रहा है, वरना ये 2-3 महीने बाद कर सकते हैं। ये किसी से ये बात छुपी हुई नहीं है। हम समझते हैं कि इस वक्त इनको एक मौका मिला है। 2010 में इफ्तिखार चौधरी, आपने बिल्कुल ठीक कहा, इफ्तिखार चौधरी साहब उस वक्त दरपे थे पीपल्स पार्टी के, इसलिए कोई सवाल नहीं हुआ। उस वक्त कोई चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी याद नहीं आया कि हमने आईनी अदालत बनानी थी और उनसे इख्तियारात लेकर किसी और जज को देने थे, नहीं किया गया। आज जो किया जा रहा है वो बिल्कुल इसीलिए किया जा रहा है कि 26 अक्टूबर से पहले अदालत बनाकर उसके चीफ जस्टिस को मुकर्रर करके, दीगर जज साहिबान को मुकर्रर करके एक जमात पे हमला किया जाए, इमरान खान पे हमला किया जाए, और कोई मकसद नहीं है। अगर नेक नियति है तो इस तमाम अमल को 4 महीने मौखर कर दें, 5 महीने मौखर कर दें, फिर बात करें हमसे। इसलिए जो चीज़ 77 साल से नहीं हुई उसको आज करना, 26 अक्टूबर से पहले करना, इस सब का मकसद ये नहीं है कि एक सेहतमंद आईनी तरमीम की जाए। इस सब का मकसद ये है कि मुल्क में एक जो फरेब का निज़ाम है उसको तक़वियत दी जाए। तो इसलिए हमें मैं इस बहस में ज़्यादा पढ़ूंगा नहीं, क्योंकि जो बात है वो हम सब जानते हैं कि क्या हो रहा है, क्यों इस वक्त ये किया जा रहा है। हमें बचकाना गुफ्तगू राजा साहब, आपने और हामिद खान साहब आज दोनों चीफ जस्टिस के सामने पेश हुए ट्रिब्यूनल वाले केस में, तो आपके तहफ़्फ़ुज़ात थे, आपने सामने रखे, तो आपको रद्द-ए-अमल क्या मिला वहाँ पे? जी, हमारी दरखास्तें देखी भी नहीं गई। हामिद खान साहब ने दी, उन्होंने कहा कि हमें तहफ़्फ़ुज़ है, हम रिक्यूज़ल चाहते हैं। उन्होंने कहा आप खुद रिक्यूज़ कर जाइए, आप बाहर चले जाइए कमरा अदालत से, ये हामिद खान साहब को कहा गया। हमने दरखास्तें दायर करने की कोशिश की थी, कई दिनों से हम दायर करने की कोशिश कर रहे थे, दफ्तर सुप्रीम कोर्ट का लेने से इनकारी था। ये पहली बार मेरी ज़िंदगी का तजुर्बा है कि एक दरख्वास्त वो अदालत में तो जाए, वो उसको रद्द करे ना रद्द करे, लेकिन ये कि दफ्तर लेने से इनकार करते, ये आज तक नहीं हुआ। लेकिन बहरहाल हुआ। तो ये एक सूरत हाल है जो हम देख रहे हैं दरपेश है, और पाकिस्तान की अवाम देख रही। कि मुझे फ़िक्र और गम जो है वो ये नहीं है कि आज एक सियासी जमात के साथ, मेरी सियासी जमात के साथ क्या होगा, वो है मुझे। लेकिन आप जो पैगाम दे रहे हैं हर पाकिस्तानी को, हर नौजवान को, हर बच्चे को, ये है कि इस मुल्क में आइन और कानून बस एक खिलवाड़ है, इनको इस्तेमाल किया जाता है अहदाफ के लिए, वरना इनकी ना कोई हुर्मत है, ना इनमें कोई सच्चाई का अंसर है, ये बस एक खेल और तमाशा है। एक ऐसा खौफनाक पैगाम है जो नस्लों की, मैं समझता हूँ नस्लों में सरायत कर जाता है, और आपका मुल्क जो है वो एक जंगल बनता चला जा रहा है। आप राजा साहब, एक चीज बता दें, ये जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस आया है, तो आपके पास एक प्रोविजन मौजूद है, जैसे केस किसी अदालत में लगना है तो आपको काजी साहब के ऊपर अगर इतराज़ है तो उससे पहले आपको फिर इस ऑर्डिनेंस को चैलेंज कर देना चाहिए, ताकि इसके ऊपर आपका जो भी नुक्ता नज़र है वो अदालत के सामने आ जाए। देखिए, वो चैलेंज कर दिया गया है, लोगों ने सिंध हाई कोर्ट में भी किया है, लाहौर हाई कोर्ट में आपकी जमात ने तो चैलेंज नहीं किया। लेकिन देखिए, जमात को चैलेंज करना ज़रूरी नहीं है, लोगों ने कर दिए। देखें, हमारा तो मौक़िफ़ पहले ये था कि सुप्रीम कोर्ट के जो प्रोसीजर्स हैं, जो रेगुलेशन है, वो पार्लियामान को नहीं करनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को अलहदा छोड़ दें। कल ये कानून बना दें और कहें कि जो जूनियर मोस्ट 3 जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो तय करेंगे कि कौन सा केस कौन सा जज सुनेगा, तो ये इंतहाई ख़तरनाक किस्म का कानून है। और अब यही हुआ, जो मंसूर अली शाह साहब का ख़त है वो मैं समझता हूँ बहुत मौजू है। वो यही कह रहे हैं कि ये कानून इसलिए बना था कि एक फ़र्द वाहिद जो है वो फैसला ना करे कि बेंच कैसे बनने हैं। अब इस तरमीम के ज़रिए, ऑर्डिनेंस के ज़रिए आपने फिर वो इख्तियार चीफ जस्टिस साहब को दे दिया, क्योंकि आपने कहा कि उनकी पसंद का एक जज बैठेगा सेकंड सीनियर मोस्ट जज के साथ, यानी कि अक्सरियत आपने फिर उनकी पैदा कर दी। क्यों 4 नंबर सीनियरिटी वाला जज बैठे, 3 नंबर सीनियरिटी वाला जज ना बैठे?
इसका क्या जवाज़ है, ये बात हमारे सामने नहीं है। और इससे यही पैगाम गया है पूरे मुल्क को कि अब फिर यही ख्वाहिश है कि हम ख्याल बेंच तश्कील दिए जाएं और जो दूसरे लोग हैं जो दूसरी राय रखते हैं उनको मातूब किया जाए, उनको बुरा कहा जाए, उनको कहा जाए ये किसी चेंबर के हैं इसलिए ये हमारी बात नहीं मान रही है। एक ब्रेक करीब आ गई है, लेकिन ये जो ऑर्डिनेंस है इसका नतीजा ये हुआ है सूर अली शाह उस कमीशन के इजलास में नहीं बैठे और चीफ जस्टिस और जस्टिस अमीनुद्दीन उन्होंने वो 30 तारीख को केस लगाने का 63A का फैसला किया। तो ये एक इशू है जिसके ऊपर ब्रेक से वापस आते हैं तो रियासत अली एजाज साहब से पूछते हैं कि क्या अदालतें खुद फैसला करेंगी कि ये काम सही हुआ है या नहीं हुआ, कौन फैसला करेगा इसके ऊपर। एक ब्रेक ले लें, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद कहते हैं। आज़ाद साहब, जो एक सबसे बड़ा इस वक्त सामने चैलेंज नज़र आता है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जजेस की बाकायदा मुख्तलिफ इशूज़ के ऊपर बड़ी स्ट्रॉन्ग डिवीजन नज़र आती है। ये जो 8 रुकनी फ़ैसला आया हमें मखसूस नशिस्तों के हवाले से, इसमें 2 इख्तलाफी नोट को भी डिस्कस किया गया। 2 इख्तलाफी नोट में जो कुछ पहले लिखा गया था वो भी आपने पढ़ा। फिर ये जो नया कमीशन के अंदर इन्होंने तश्कील 9 की है उसकी कि सीनियर मोस्ट 2 जजेस के अलावा अब चीफ जस्टिस को इख्तियार दे दिया गया एक ऑर्डिनेंस के ज़रिए, वो एक बड़ा इशू है जिसके ऊपर जस्टिस मंसूर अली शाह ने एक ख़त लिख दिया और ख़ुद इजलास में भी नहीं बैठे। अब क्या बनेगा उसमें? नदीम भाई, सबसे पहले तो जो जजमेंट आई उसके अंदर हमने तो जो बड़े बड़े जुरिस्ट थे और बड़े बड़े जो जजेस साहबान जिनकी बड़ी लैंडमार्क जजमेंट्स हुआ करती थी, हमने तो हमेशा डिसेंटिंग नोट भी बड़ा डिसेंसी के साथ विद रीजंस अपना वो डिसेंट करते थे कि मेरा व्यू ये, अगर मेजॉरिटी व्यू हो तो उनका ये है। ये हमने कभी नहीं सुना था, ये पहली दफ़ा हिस्ट्री में, जुडिशल हिस्ट्री में हुआ कि 2 जजेस साहबान ने ये लिख दिया है कि बाकी उन इदारों को कहा गया है कि आप इस जजमेंट को इम्प्लीमेंट ना करें। ये बिल्कुल जो जुडिशल नॉर्म्स है उनके बिल्कुल खिलाफ है। जजों ने जो इख्तलाफी नोट लिखा उन्होंने इलेक्शन कमीशन को कहा कि आपके ऊपर पाबंदी नहीं है, फैसले मानना ही ना माने। और ये कभी जुडिशल हिस्ट्री में ऐसा नहीं होता। आप डिसेंट करें, आप रीजंस दें कि मेरा ये व्यू है, इन जजेस साहबान। और फिर 5 जजों ने जो वजाहत जारी की उसके ऊपर काजी फायदी साहब ने रजिस्ट्रार से पूछा कि बताओ ये वजाहत कैसे है। ये भी कभी नहीं हुआ कि डिप्टी रजिस्ट्रार को जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है वो खत लिखे, ऐसे खतूत वाली ये नई बातें अभी हमने इस क्या वजाहत सही की गई थी या कोई रूल तोड़ के की गई? नहीं, उन्होंने वजाहत चूंकि उस जजमेंट के अंदर थी जो 12 जुलाई वाली थी, उसके अंदर उन्होंने लिखा था कि अगर इफ देयर इज एम्बिग्युइटी तो एनीबॉडी फील एग्री। उस पहले फैसले के अंदर लिखा हुआ था कि हमें अप्रोच कर लें, तो उन्होंने एप्लीकेशन भी उस पे दे दिया, उस पे तो नोटिस भी जरूरी नहीं था। तो फिर काजी साहब ने वो खत क्यों लिखा? वो तो फिर काजी साहब की अपनी मर्जी है। लेकिन दूसरी बात ये जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस, मैं उस पर बात करना चाह रहा हूँ। देखिए, जब ये प्रपोज्ड अमेंडमेंट, जिसको जुडिशल रिफॉर्म का नाम या जो भी उसको कह लें, ये उसके लिए तो डे बाय डे मतलब उस पर प्रोग्रेस चलती थी, लेकिन जब इजलास बुला लिया गया तो 2-2 घंटे बाद अर्जन होता रहा। क्या वो जो रूल्स ऑफ बिजनेस 2007 है नेशनल असम्बली के और 2012 उसके सेनेट के, क्या उसको फॉलो किया गया? क्या कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो प्रोसीजर दिया गया है लेजिस्लेशन का उसको फॉलो किया गया? आप एक बगल से डॉक्यूमेंट ला के तो उस पर लेजिस्लेशन करवा रहे और वहां पे वोटिंग करवाने के लिए जा रहे, हमने तो कभी नहीं ऐसा सुना। दूसरी बात यह कि इमरजेंसी की सिचुएशन हो, जब पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन, तो आप अंडर आर्टिकल 89 ऑर्डिनेंस लाते हैं और फिर देखें कमाल कि वो 120 डेज के लिए होता है। अगर ये परमानेंट, आपने तो अभी 1 साल पहले प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के जरिए आपने ये अख्तियारात चीफ साहब ने वापस किए थे। मैं तो समझता हूँ इसमें ज्यादा मुनासिब था कि ये जो सिचुएशन अभी अराइज हुई है इसमें वही दोबारा से उसको कर देते खत्म और चीफ को वही अख्तियारात दोबारा वापस दे देते, अगर यही करना था। अब देखें, आप लोग चैलेंज कर रहे हैं इसको, बात जारी है। मैं अर्ज कर रहा हूं, पर्सन ओरिएंटेड लेजिस्लेशन इज ऑलवेज अ बैड लॉ। आपने एक डिस्क्रिप्शन दे के इसको मेलस पे मबनी आपने अपना ये ऑर्डिनेंस कर दिया। मेलस है इसलिए कि आप डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं। ऐसा अगर होता कि अगर एक जज जो 3 सीनियर लोगों में से अवेलेबल नहीं है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट तो नेक्स्ट उसमें शामिल हो, क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार सुप्रीम कोर्ट जाएगी? इसमें देखिए, हमारी बार के मेंबर चौधरी एहतशामुल हक साहब ने आज सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज कर दिया है। ठीक है, इसको प्रैक्टिस आप भी फ्रीक बनेंगे, बार भी फ्रीक बनेंगे। देखिए, वो हो गया तो जो भी फैसला होगा एक ही है, उसमें फ्रीक बनना या ना बनना, लेकिन हमारा मौकफ उसके बिल्कुल है कि ये देखिए जुडिशरी के अंदर मनूवरिंग है। ये देखिए, आपने बड़े सख्त अल्फाज का आप कह रहे हैं जुडिशरी के अंदर मैनूवरिंग हो रही है। देखे ना, आप कैसे कर सकते हैं नदीम भाई कि आप एक चीफ साहब को, एक सीनियर बंदे को निकाल के
और आप उसको डिस्क्रिप्शन दे रहे कि अगला नेक्स्ट जो उसको नॉमिनेट कर, या तो ये हो ना कि जो सीनियर में से अवेलेबल नहीं, नेक्स्ट सीनियर उसका ऐसा होगा तो हम कहेंगे ये बोनाफाइडी तब होता है कि इफ नॉट अवेलेबल। तो मैं वही कह रहा हूं, तो राना सनाउल्लाह साहब पिक एंड चूज करेंगे तो वो राना सनाउल्लाह साहब, जब आपने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पास किया था तो उससे पहले मरियम नवाज बहुत सारे जलसों में बेंच फिक्सिंग के इल्जाम आयद करती थी और हम लोग इसको डिस्कस करते थे कि खास सियासी जमात के लिए खास किस्म का बंदयाल सब बेंच बना देते हैं, तो नजर आ रही थी एक चीज़। फिर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट बना तो सुप्रीम कोर्ट ने भी और आपने भी सही क्रेडिट लिया कि हमने ट्रांसपेरेंसी ले आई है। अब एक फ़र्द वाहिद वन मैन शो नहीं है, आप सब लोगों ने इसका क्रेडिट लिया कि वन मैन शो नहीं है, 3 सीनियर मोस्ट पीपल वो बैठेंगे और डिसाइड करेंगे। अब आपने उसको ऑर्डिनेंस के ज़रिए तब्दील क्यों किया? इसके पीछे ऑब्जेक्टिव पॉलिटिकल है, उसकी कोई रोशनी डाल सकते? नहीं, इसके पीछे ऑब्जेक्टिव पॉलिटिकल नहीं है, लेकिन चीफ जस्टिस को बिल्कुल जो है वो यानी रिडंडेंट करना भी उसका मकसद नहीं था, और वो अमेंडमेंट जो है वो कोई मुनासिब जो है वो तरीके से कारगर नहीं हो सकी। और हुआ ये कि देखें, ये देखें रवैये जो हैं वो इन्हीं चीज़ों का नाम है। देखें कि 3 जज साहबान थे, तीनों ने बैठ के जो है वो बनाने थे बेंचेस। चीफ जस्टिस ने 2 मीटिंग्स में इख्तलाफ किया, लेकिन मीटिंग्स में वो बैठे, मीटिंग का बाइकआउट नहीं किया, अपनी राय दी। और अब उसके बाद जो है वो जब अदरवाइज सूरत हुई है तो उन्होंने मीटिंग में जो है वो बैठने से इनकार कर दिया। तो मामला ये है सर, कि काजी फायदी साहब ने खुद ये मिसाल कायम की थी जब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट आप लाए थे और वो मामला अदालत में गया तो काजी साहब खुद उस अदालत में नहीं थे बैठे जिसमें बंदयाल साहब बैठे होते थे। तो अब मंसूर अली शाह साहब ने कोई नई बात नहीं की, काजी साहब ने खुद इसकी मिसाल कायम की। उनको बैठाया नहीं गया, उनको बैठाया नहीं जाता था। यहाँ पे जो होता रहा है सर, वो अदालत से उठ गए थे कि इस वक्त काजी साहब अदालत से उठ गए थे, उन्होंने कहा था चैम्बर वर्क करूंगा जब तक फैसला नहीं होता। नहीं, वो उनके साथ जिस तरह का जो है वो एक सलूक होता रहा है वो अब मैं उसकी तफसील में नहीं जाना चाहता, लेकिन मामला ये है कि जब दोनों क्या होता है सर, कुछ बता ही दे, हमें भी पता चल दे क्या हो रहा था। नहीं, सारा आपको पता ही है, इसमें कोई शक शुबे वाली बात है कि बदयाल साहब के वक्त में और उससे पहले साकब निसार साहब के वक्त में जो है वो किस तरह से सुप्रीम कोर्ट में मामलात को जो है वो चलाया जाता रहा। ये बातें जो अब कर रहे हैं कि जी देखें जी ये हो गया वो हो गया, उस वक्त इनको नज़र नहीं आ रहा था, वो चीज़ें जो है वो सारी भूल गए हैं। मामला ये है कि जब आर्गूमेंट ये हो पूरी कौम के सामने, पूरी कौम सुन रही है ना, पूरी कौम के सामने आर्गूमेंट कि जी 4 महीने बाद कर लें, अब ना करें, 4 महीने बाद कर लें, तो फिर बात क्या हुई? फिर मामला ये है कि आपका कोई पॉलिटिकल एजेंडा है जो आप 4 महीनों में करना चाहते हैं। जिस रात जो आप 3 महीने बाद जो बता रहे थे कि जी अक्टूबर में ये होगा, नवंबर में ये होगा, आप उसको इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, इसलिए आप चाहते हैं कि 4 महीने बाद कर लें, फिर ठीक है, जो कुछ कर रहे हैं सारा कुछ ठीक है, अब ना करें। तो फिर आप ये अगर आर्गुमेंट है तो फिर आप मुझे बताएं इसका क्या रात 12 बजे जब ये आईनी कानून पास करवाने की कोशिश की जा रही थी और मौलाना फजलुर रहमान उन्होंने इसको सपोर्ट करने से इनकार कर दिया, तो 2 लोगों को ये टास्क दिया गया था, एक थे मोहसिन नकवी साहब और दूसरे थे आपके लॉ मिनिस्टर आज़म नज़ीर तारड़ साहब। बग़ैर JUI की सपोर्ट के आपके पास 211 नंबर बचता है, तो वो कौन सी ऐसी बुनियाद थी जिसके ऊपर असम्बली का इजलास बुलाकर उस दिन पास करवाने की कोशिश की जा रही थी? ये बात एक बाकायदा मिस्ट्री है जो मैं आपकी ज़बानी सुनना चाहता हूँ। बहुत से लोग कहते हैं कि राना सनाउल्लाह ने मना किया था कि अभी इजलास नहीं बुलाना चाहिए, हमारे पास नंबर्स नहीं है। क्या ये बात सही है कि आपने मना किया था? देखें, वो उस दिन जो अजलास बुलाया गया, उस अजलास के बुलाने से पहले कंसल्टेशन का अमल जो है वो जारी था और उसमें काफ़ी हौसला अफजा जो है वो पेशरफ्त हो रही थी, लेकिन अभी वो फाइनल नहीं हुआ था। एक साहिब राय ये थी कि जब तक ये फाइनल क्लोज़ ना हो जाए ये कंसल्टेशन का प्रोसेस, तो अजलास ना बुलाया जाए। उसके बाद फिर एक ये राय ये आई कि नहीं, बस मामला जो है वो आलमोस्ट सारी डिस्कशन हो गई है,
तो अब ये जो है वो नोक पलक संवारने वाली बात है, तो ये हो जाएगा विद इन 1 और 2 डेज़, तो इसलिए अजलास जो है वो बुला लिया जाए। तो वो बहरहाल कंसल्टेशन का अमल जो है वो मुकम्मल ना हो सका और उसके लिए मजीद क्या आपकी राय ये थी, हुआ। क्या आपकी राय थी कि पहले नंबर्स पूरे कर लिए जाए? कंसल्टेशन तो इस वक्त भी हो रही है। क्या आपकी राय थी कि पहले नंबर्स पूरे कर लिए जाएं फिर इजलास बुलाया जाए? इसकी तो वजाहत कर दें। देखिए एक राय ये थी कि पहले कंसल्टेशन का अमल जो है इसको क्लोज कर लिया जाए। क्लोज से मुराद ये होती है, आपकी राय ये थी थिंग्स आर फाइनली जो है ना वो यानी तय हो गई हैं, तो उसके बाद जो है वो फिर अजलास। गॉट इट। क्या आप भी इसी स्कूल ऑफ थॉट के साथ थे? जी, मेरी राय यही थी कि इस कंसल्टेशन के प्रोसेस को मुकम्मल करने से पहले जो है वो इजलास ना बुलाया जाए। लेकिन एक राय ये भी थी कि जी ऑलमोस्ट मुकम्मल हो गया है, तो बस एक आध मीटिंग रहती है। सर एक चीज़ और राना साहब, क्लोज हो जाएगा। नवाज शरीफ साहब कहा जाता है कि आपसे कंसल्ट करते हैं इन मामलात के ऊपर, आपसे राय लेते हैं, और नवाज शरीफ साहब के मुतल्लिक मुझे तो ये पता चला है कि वो बहुत ज़्यादा खुश नहीं थे इस पूरे प्रोसेस से, और 1-2 रिफॉर्म्स के ऊपर भी उनके तहफ़्फ़ुज़ात थे, लास्ट मोमेंट तक उनके तहफ़्फ़ुज़ात मौजूद थे, सारे पैकेज पे नहीं, कुछ रिफॉर्म्स के ऊपर। तो क्या आपके साथ इस मसले पर नवाज शरीफ की बात हुई? नहीं, मियाँ नवाज शरीफ साहब जब भी कोई कंसल्टेशन का प्रोसेस करते हैं तो उसमें जो हमारी CEC है, जिसमें तकरीबन कोई 16-17 मेंबर्स हैं, तो उन सभी से जो है वो बात करते हैं। और इस मामले में उन्होंने कोई इस तरह की जो है वो कंसल्टेशन जो है वो नहीं की, बल्कि जो कंसल्टेशन टीम कर रही थी वही टीम उनको भी प्रोग्रेस से आगाह कर रही थी और आगे कंसल्टेशन भी कर रही थी। वहीं पे मैं समझता हूँ कि थोड़ा बहुत जो है वो एक अंदाजे की आप कह लें कि थोड़ा बहुत जो है वो फ़र्क आया। क्या नवाज शरीफ इस पूरे पैकेज को 100% सपोर्ट कर रहे थे या बाज़ों के ऊपर उनके तहफ़्फ़ुज़ात थे? नहीं, देखें, जो जिस पैकेज ने कैबिनेट के सामने पेश होना था और उसकी कैबिनेट ने अप्रूवल देनी थी, उसके बाद वो असम्बली में पेश होना था, वो तो अभी फाइनल हुआ ही नहीं। वो फाइनल हो के कैबिनेट के सामने पेश होने से पहले लाजमी जो है वो प्राइम मिनिस्टर और मियाँ नवाज शरीफ साहब उसको ज़रूर देखते, लेकिन वो मरहला ही नहीं आया। क्या ये बात सच है कि नवाज शरीफ बाज़ तजवीज़ करदा इक़दाम से नवाज शरीफ खुश नहीं थे? क्या ये बात सही है या गलत है? नहीं, अगर मियाँ नवाज शरीफ साहब किसी भी इक़दाम से खुश ना होते या ना होंगे तो वो इक़दाम जो है वो गवर्नमेंट जो है वो उसको कैरी नहीं करेगी, कैबिनेट उसको अप्रूव नहीं करेगी। ये तो इनडायरेक्ट आंसर हो गया। आप बता दें, जो मुजव्वज़ा तरमीम थी, नवाज शरीफ सारों को 100% सपोर्ट कर रहे थे या कुछ के ऊपर उनके तहफ़्फ़ुज़ात थे? नहीं देखें 100% अभी ये तो जो फाइनल डॉक्यूमेंट है वो तो किसी के पास है ही नहीं। ये 3-4 जो है वो मार्केट में जो है आप सबको पता था, डॉक्यूमेंट्स जो है वो आप सबको पता था। पार्टी का 8 को आप छेड़ रहे हैं, 199 को छेड़ रहे हैं, 184 को छेड़ रहे हैं, सबको पता था इस बात का। सुन ले, जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट वाला मामला है, ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, इससे मैं समझता हूँ कि पॉलिटिकल लीडरशिप जो है वो पूरी तरह से मुतफिक थी। नवाज शरीफ साहब क्या वो रोल अदा कर रहे हैं जो एक 3 टाइम फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को अदा करना चाहिए? क्योंकि मुझे लगा ये कि नवाज शरीफ ने थोड़ी सी बैक सीट ली है और JUI वालों ने जो पोजीशन इख्तियार की है उसके पीछे वो भी छुप गए। मुझे तो ये तासुर मिलता है। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि आप ये कह रहे हैं, या आपकी बात से ये है कि शायद गवर्नमेंट जो है वो मियाँ नवाज शरीफ साहब की किसी डायरेक्शन या अप्रूवल या उनसे रहनुमाई जो है वो लिए बग़ैर किसी मामले में जो है वो आगे बढ़ रही थी। नहीं, ऐसा नहीं है। फाइनल जो है वो अप्रूवल जो है वो उनसे हर बुनियादी नोयत के मामले में ली जाती है। अच्छा रियासत साहब, आप बता दें, मैं बाज़ का सोचता हूँ कि पाकिस्तान में बड़े सियासी लीडर्स का अगर नाम लिया जाए तो सबसे वज़नी नाम इस वक्त नवाज शरीफ का है, 3 टाइम फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर। इमरान खान बहुत पॉपुलर है, लेकिन उन्होंने 4 साल की एक्सटेंड किया या 3.5 साल की, तो नवाज शरीफ 3 दफ़ा रह चुके हैं, उससे पहले वज़ीर आला भी रहे। इस पूरे क्राइसिस में, जहाँ कल सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर के अंदर, अपने जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपने ख़त के अंदर लिखा है
कि इस करंट कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस के अंदर ये जो काम क्यों किया गया, तो इस कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस में नवाज शरीफ का क्या रोल है? मैं ये अक्सर सोचता हूँ, क्या आप इस पर रोशनी डाल सकते हैं? मैं समझता हूँ कि मियाँ साहब पे देखें, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के बाद अगर 2/3 मेजॉरिटी लेके आए थे वो मियाँ साहब लेके आए थे, तो उनका एक अपना वजन है। और मैं समझता हूँ चूँकि मियाँ साहब का, सच्ची बात है, हमने तो काफ़ी दिन हो गए ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस ना कोई उनकी स्टेटमेंट सुनी है, हमें नहीं पता कि इस सारी, हम तो इनडायरेक्ट ज़राए से ये सारी गुफ्तगू सुन रहे हैं कि मियाँ साहब का इस पर क्या व्यू है, वो व्यू हमने डायरेक्टली नहीं सुना। मैं समझता हूँ कि मियाँ साहब, मेरी ज़ाती राय कि मियाँ साहब एक जो गुड लेजिस्लेशन है ना उसको सपोर्ट करेंगे, जिससे जिस तरह से ये सारी प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स बताई गई हैं ना, मेरी ज़ाती राय कि शायद मियाँ साहब इस पे इख्तलाफ रखते हूँ, चूँकि मियाँ साहब, वो शायद क्यों है, मतलब नवाज शरीफ इज हेड ऑफ PMLN, बिल्कुल यही बात है, लेकिन चूँकि डायरेक्ट राय से हमने नहीं सुना, चूँकि जैसे बिलावल हमें भुट्टो कैसे साहब पता चले? बिलावल भुट्टो साहब की आपने स्टेटमेंट सुन ली है कि बनानी है, मजबूरी है, ज़रूरी है। देखे ना, मजबूरी क्या है ना, ये सारी जो लेजिस्लेशन है ना, इसके पीछे जो मजबूरी है ना वो इम्पोर्टेंट है। लेकिन वो मजबूरी इस वक्त शहबाज शरीफ की तो हो सकती है, बिलावल की नहीं है। बिलावल क्यों कर रहे हैं वो मुझे नहीं समझ आई बात। देखिए, इस वक्त तो दोनों पार्टियां हुकूमत में बैठी ना, जितने कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है उसके ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बैठी। रोल ऑफ नवाज शरीफ होना चाहिए, मैं समझता हूँ। है कहीं पे नजर आता है? नहीं है, या मिसिंग लिंक? नहीं है, बिल्कुल रोल नहीं है। और हम कहते हैं कि होना चाहिए और उनको सामने आके इसके ऊपर अपना व्यू देना चाहिए कि ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। मैं इस पे एग्री हूं या इस पे डिसएग्री हूं मियां साहब को, बिल्कुल। चूंकि देखिए, कौम कुछ हो, हजार इख्तलाफ हो सकते हैं लोगों को, 3 दफा इस मुल्क के वजीर आजम रहे, 2/3 मेजॉरिटी लेके आए, उनका व्यू आना चाहिए। उनकी जितनी बात की से होगी शायद किसी और पॉलिटिकल लीडर की उतनी बात नहीं होगी, उसका उनका मियां साहब का व्यू इस पे आना बहुत जरूरी है, ताकि लोगों को पता चले कि नवाज शरीफ का पोजीशन है, मियां साहब कहां खड़े। अब जो इस वक्त सामने उनके फेस हैं, सच्ची बात है, मियां साहब का जितना वजन है उनका तो नहीं है, उन पे तो लोग उतना ट्रस्ट नहीं कर सकते। राना सनाउल्लाह साहब, ये सवाल यहाँ तकरीबन इस्लामाबाद में सारे लोग डिस्कस कर रहे हैं कि नवाज शरीफ इजलास खत्म हुआ तो नवाज शरीफ वापस चले गए, तो क्या नवाज शरीफ सिर्फ एक वोट डाल नहीं आए थे? नवाज शरीफ PMLN के प्रेसिडेंट है, 3 दफ़ा इस मुल्क के वज़ीर आज़म रहे हुए हैं, तो उनका एक नुक्ता नज़र होगा, वो नुक्ता नज़र कौम के सामने रखना चाहिए उन्हें कि हाँ ये अच्छी चीज़ है, ये बुरी चीज़ है। तो ये चीज़ नवाज शरीफ क्यों नहीं कर रहे, इसके ऊपर आप कोई वजह बता सकते? देखिए, इसमें जो है वो मियां नवाज शरीफ साहब की पार्टी, वो पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, उनकी पार्टी की वफाक में हुकूमत है, पंजाब में हुकूमत है। और ये बात दुरुस्त है आपकी कि मियां साहब जो है वो मीडिया के ऊपर जो है वो उनका रोल मौजूद नहीं है। अदरवाइज़ जो हमारे देखने को है पार्टी के अंदर, गवर्नमेंट्स के अंदर, उनकी पूरी डायरेक्शन भी है, रहनुमाई भी है, कंसल्टेशन भी है, अप्रूवल भी है। लेकिन इस बात को वो मीडिया के सामने आके किसी प्रोग्राम या इंटरव्यू की शक्ल में या प्रेस कॉन्फ्रेंस की शक्ल में, ये उनका एक फ़ैसला है कि जब गवर्नमेंट्स पार्टी की मौजूद हैं और उनको गवर्नमेंट को वज़ीर आज़म हेड कर रहा है, चीफ मिनिस्टर पंजाब हेड कर रही हैं, तो शायद वो रोल अपने लिए वो इसको वो मुनासिब ख्याल नहीं करते, और इससे वो जो है वो सर वो एक पॉलिटिकल कंसल्टेशन भी कर सकते हैं, वो सारे मामलात को हैंडल करते हैं। एक जमहूरी शख्स मीडिया से दूर रहे, पहले तो ये बात हजम नहीं होती, लेकिन वो पॉलिटिकल कंसल्टेशन कर सकते हैं। आप PTI के 3-4 सरकर्दा लोगों को बुलाइए, पीपल्स पार्टी के 3-4 लोगों को बुलाइए, JUI से बुलाइए और एक कॉन्फ्रेंस कर लीजिए, 15-16 लोग बैठे और नवाज शरीफ उनके साथ इंटरेक्ट करें, मीडिया भी देख लेगा और राय भी पता चल जाएगी। नहीं, अपनी पार्टी के लोगों से तो वो करते हैं, पीपल्स पार्टी के लोगों से भी उनकी ऑफ द रिकॉर्ड जो है वो मुलाकात या बात होती रहती है। बाकी जहाँ तक PTI का तल्लुक़ है, आपको पता ही है कि वो तो ना किसी के साथ बैठने को तैयार है, ना किसी के साथ बात करने को तैयार है, वो तो वैसे ही डायलॉग के ऊपर यकीन ही नहीं रखते। तो सर अब ये रिफॉर्म आपकी या मुजवज़ा पैकेज, अब ये कब, किस तारीख को आप दोबारा पास करवाने की कोशिश करेंगे? अक्टूबर का फर्स्ट वीक, मिडल, लास्ट वीक? मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर जो है वो बड़ी यानी भरपूर जो है वो कंसल्टेशन विद इन पार्टीज़ भी और इंट्रा पार्टी भी जो है वो इस वक्त हो रही है, और मेरा ख्याल है कि अगले 1 हफ्ते या 10 दिन में जो है वो इसका कोई रिज़ल्ट जो है वो सामने आ जाएगा। आज़ाद साहब, अगर PTI के बंदे और ये कंसेंसस होगा, कंसेंसस होगा, तरमीम पास करा यानी एक आध पार्टी के अलावा ऑलमोस्ट जो है वो सभी का कंसेंसस होगा जो अमेंडमेंट्स जो है वो अब होने जा रही है।
कंसेंसस से मुराद तो यह है कि पीटीआई सपोर्ट करेगी, अगर पीटीआई नहीं करती फिर तो कंसेंसस नहीं है। नहीं, पीटीआई एक आध पार्टी, अगर किसी पार्टी का यानी बुनियादी फ़लसफ़ा ये है कि उन्होंने किसी सियासी जमात के साथ बैठना ही नहीं है, उन्होंने डायलॉग करना ही नहीं है, उनकी बुनियाद ही इसी के ऊपर है, उनको बनाया ही इसीलिए गया है कि वो इस मुल्क के जो पॉलिटिकल वजूद है उसमें इस किस्म का फितना और इस किस्म की अफरा तफरी जो है उसको हमेशा के लिए कायम रखें, तो वो तो नहीं बैठेंगे। लेकिन उसके अलावा बाकी जो है मुझे उम्मीद है कि आलमोस्ट जो है ये कंसेंसस हो जाएगा। राना सनाउल्लाह साहब, राजा साहब और रियासत अली आज़ाद साहब, आप सबका बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।